अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार के जख्म ताजा करते हुए पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। पाक भारत जंग मुमकिन तौर पर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मौके पर एटमी जंग छिड़ने वाली थी, जिसे उन्होंने अपनी सिफारती कोशिशों से रोका। ट्रंप ने भारत के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचा ली। भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरखास्त मंजूर कर ली। शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए सीज फायर नाफिज। वजारत खारजा के मुताबिक बाहमी रजामंदी से सीज फायर के दौरान फरीक तामीरी बातचीत से मसले का हल तलाश करेंगे। आर्जी जंगबंदी 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। 48 घंटे में फरीकैन तामीरी गुफ्तगू के जरिए मसले का हल निकालेंगे। पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत रास्ता तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश होगी। भारत में रियासती इंतखाबात से कबल फौजी क़यादत का इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाक अफवाज का इज़हार तशवीश। ISPR के मुताबिक मार्का हद को गुजरे 5 माह मुकम्मल हो चुके, मगर भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हुए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आया। फौजी क़यादत के शदीद सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। बिला वजह की भड़कबाजी, गैर जरूरी बयानात जंगी जुनून पैदा कर सकते हैं। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फौज इस हकीकत को हजम नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का गढ़ मानती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकातें। मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कहा अफगान सरहद पर हमलों का मौसर और बरवक्त जवाब दिया गया। सदर जरदारी का पाक अफवाज की सलाहियतों और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में मुल्की सलामती और सियासी सूरत हाल ज़ेरे गौर। पाक अफगान कशीदगी, सीज़ फायर समेत दीगर अमूर भी गुफ्तगू में आए। वज़ीर आज़म ने दौराए अमरीका, मिस्र, सऊदी अरब और मलेशिया से मुतालिक सदर मुमलिकत को आगाह किया। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 263 रुपये 2 पैसे। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता। वजारत खजाना के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। सादिया, एक शेर की इजाजत चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, अर्ज किया है इससे पहले कि कीमत बढ़ाई जाए चलो पेट्रोल गाड़ी में भरवा लिया जाए। फैसल मजा नहीं आया। आपको किस चीज़ में मज़ा नहीं आया? शेर में मज़ा नहीं आया या कीमतों में कमी में मज़ा नहीं आया? मतलब शेर में मज़ा आया इसका मतलब? हाँ। आई नो बहुत ही थकावा और बकवास शेर था मैं इनकरेज करना चाह रही थी आपको। खैर मुझे पेट्रोल की कीमत में मजा नहीं आया। हाँ क्यों? 5 रुपए तो कम कर दिए, अब और क्या चाह रही हैं भाई? अगर तो आपके बजट पर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन मेरे बजट पे नहीं पड़ रहा तो भाई मैं तो चाहूंगी ना कि मेरे हिसाब से पैसा कम। मतलब अच्छी बात ये हुई कि चले पेट्रोल की कीमत नीचे तो आई। हाँ सादी, अब आप अमीर कबीर लोग हैं, वो है, मैं कह रही हूँ नहीं फर्क पड़ा। बाइक, मैं यही तो कह रहा हूँ, बाइक वाले जो लोग हैं उन पे आप पूछे उनसे जाके यार कितना फर्क पड़ता है 1-1 रुपए की कीमत। तुम क्या जानो आप ये बाबू, तुम क्या जाना। तो खैर अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 7 रुपए किसी बाइक वाले के कम हो जाते पेट्रोल में तो वो ज्यादा खुश नहीं होता। ऑब्वियसली तो अरे बाइक वाला क्या गाड़ी वाला भी खुश हो जाता। न्यूज़ इसके पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी गई है। इस तरह अब जो पेट्रोल भरवाया जाएगा उसमें फी लीटर जो कीमत है वो हो जाएगी 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की मैंने बता दी, डीजल की आप बता दें। अच्छा जी, डीजल वालों के लिए खबर ये है कि 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर कम किया गया है। डीजल की अब जो न्यू प्राइस है वो है 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर। अब मट्टी के तेल के भी बता देते हैं 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कम हुए हैं और 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर अब मुकर्रर कर दिए गए हैं। सो दिस इज द न्यूज़ फॉर मे बी विच इज़ अ हैप्पी न्यूज़ फॉर लॉट ऑफ पीपल जो
एक्सपेक्ट करे थे कि कुछ तो हैप्पी हैप्पी मामला तो और भी है सादिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, और जो हमारा आज की बड़ी टॉप स्टोरी है yes. वो है जनाब द पाक अफगान थिंग सादिया। यस वी हैव टू टॉक अबाउट दिस डायलॉग, यानी पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो वाला मामला ये हो गया है। आई जस्ट हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि लड़ नहीं सकते तो फिर शुरू क्यों करते हो, या फिर ऐसे कर देंगे लड़ नहीं सकते तो पंगा क्यों लेते हो। वैसे मैं आपकी शरारत समझ गया हूँ, ऑब्वियसली आप जो है वो जिनकी बात कर रही हैं yes. उनको ठीक ठीक पता चल गया है कि जंग में, स्कर्मिश में, फड्डा लेने में, अपने से बड़े से पंगा लेने में जबकि आपके अंदर खुद हिम्मत नहीं हो, उसके बाद क्या होता है पता चल गया होगा उन्हें। बिल्कुल, वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है और अब जो है नई जो सेट की गई है डेडलाइन वो 48 आवर्स तक का ये सीज़ फायर रहेगा और ये आर्जी जंगबंदी है और ओब्वियसली दोनों मामलात दोनों तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि इस पर बैठ के खुश उसलूबी से सॉर्ट आउट किया जाए। मुझे लगता है कि ये सीज़ फायर ना चाय ठंडी होने तक का वक्फा हो सकता है, बिकॉज आई फियर समथिंग माइट हैपन अगेन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉर्डर। हाँ, बट वजारत खारजा की जानिब से तो ये आ रहा है ना कि दोनों तरफ से तामीरी बातचीत के ऊपर अग्रीमेंट किया गया है, बट यू नो व्हेन यू बिन बैक स्टैप सो मेनी टाइम्स, तो आपका पॉइंट भी मुझे नज़र आता है, बट हमेशा पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि पुरअमन तरीके से मसले का हल निकाला जा सके एंड ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो सोर्सेज हैं वो भी यही बता रही हैं कि पाकिस्तान नुमाइंदगी करेगा इस डायलॉग की एंड फॉर 48 आवर्स दे गोना सेटल इट डाउन और देखते हैं कि फिर आगे मामला कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक करेंगे और अफगानिस्तान की जानिब से जो नुमाइंदगी होगी इस तमाम तर पीस प्रोसेस की वो अफगान जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। अब साथ देखना ये है कि मेज़ पर बात होगी या फिर मैदान में दोबारा गोलाबारी शुरू हो, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो भी खासा तेज़ था। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, उनके बकौल तालिबान के फैसले दिल्ली से ही स्पॉन्सर हो रहे हैं। आई थिंक वी हैव सीन दैट एज वेल एंड इससे पहले भी तालिबान जो है वो एट द हैंड्स ऑफ समबडी यूज़ होते रहे हैं। अगर वन मोर टाइम पाकिस्तान की जानिब से मुझे ऐसा लगता है सबसे अहम मौका दिया गया था जब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट आई थी कि ठीक है अगर आप अपने मुल्क में काम कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, पाकिस्तान इज गोना स्टैंड विद यू, बट वो हुआ नहीं। आज पाकिस्तान ही उसका खमियाजा भुगत रहा है। अब इसमें यह भी हुआ है कि गुज़िश्ता रात भी कुछ जो है वो मामलात हुए हैं और उस पर सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुई थी, अब सादिया पूरी दुनिया को पता है कि रेगुलर फौज नहीं है अफगान की। अच्छा, मैं ना गरिल्ला जो वॉरफेयर है उसकी उस चीज़ की आई रिस्पेक्ट इट, बिकॉज गरिल्ला वॉरफेयर इस पूरी दुनिया में ऐसे समझी जाती है, इस्तेमार के ख़िलाफ़ उन लोगों की मज़ामत समझी जाती है कि जो कोने खतरों में, जब उनकी रेगुलर आर्मी डीमिलिटराइज हो जाए तो फिर कोनों खतरों में छुप के वो अपने हक़ के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन इनको मैं गरिल्ला वॉरफेयर भी नहीं मानता, इनको गरिल्ला वॉरियर्स भी नहीं मानता, ये लोग बुज़दिल हैं। चमन पे गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ और हुआ यही कि वो आए, उन्होंने झड़प की अफगान तालिबान ने और उसके बाद वो फिर वापस पीछे भाग गए। उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा इन्हें बताया है और काबुल में तो कार्रवाई हुई थी, इस बार कंदाहार कार्रवाई की गई है, विच शोज़ के आप चाहे जितनी भी इस तरह की हरकतें कर लें, आपकी जो है हम हर बार तबीयत जो है वो ठीक ठाक तरीके से दुरुस्त करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ मरम्मत अच्छी की जाती है। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो वन मोर टाइम। ज़ाहिर साहब, हम सब तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस जानिब से ये हमला होगा, लेकिन बीच में हमने देखा कि वहाँ से बार बार कहा गया कि सीज़ फायर एंड पाकिस्तान सेड नो अंटिल हमें लगेगा कि वी हैव मीट आवर टारगेट वेयर यू बीन डूइंग ऑल दिस, हम इसको नहीं रोक सकते। फाइनली हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं जब मैंने देखा है पहले तालिबान को इस तरह से बिहेव करते हुए कि अब वो डायलॉग करके किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे हम उनके साथ? तो आप अगर अपना सवाल दोहराएंगे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं तालिबान के साथ, एक दफ़ा पहले भी हम बात तो करते रहे ना, हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्द इधर आके हमले कर रहे हैं। अब क्या डायलॉग से मसला हल हो पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी चीज तो ये कि हम डायलॉग कौन सी बातों पे करना चाहते हैं। क्या अफगान तालिबान जो हमारे साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इस बात पे राजी होंगे कि उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लें, जो पाकिस्तान के कंसर्न है उनको वो दूर करेंगे? ये मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस मामलात के ऊपर बात होगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो कि शायद इस आइडियोलॉजी के ऊपर वो हुकूमत में आए थे कि वो
जो है वो अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है कि वो अपने इस एजेंडे को दूसरे मुल्कों की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह आप देखें कि जो दहशतगर्द ग्रुप है और जो अपने आप को पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, जिसकी पाबंदी भी है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि पहले तो वो ढकी छुपी बात थी और अब तो बिल्कुल ओपनली सपोर्ट है। तो पहला सवाल तो ये है कि बातचीत में हम क्या करेंगे? क्या अफगान तालिबान हमारी डिमांड के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, BLA के खिलाफ, TTP के खिलाफ, ISK के खिलाफ? तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा देखिए, पाकिस्तान का तो कोई और स्टेक है नहीं, सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसकी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो दहशतगर्दी है उसको रोका जाए। जब अगर दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सकता तो बाकी तो हमने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना नहीं है। ये तो एक नैरेटिव है। और दूसरा देखिए, फॉल्स नैरेटिव के ऊपर बात होती है। अफगान तालिबान के पास अपने अवाम को देने के लिए कुछ है नहीं, ना कोई उनकी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ना उनके पास कोई फंडिंग है। लेकिन इसके बावजूद वो एक ही नैरेटिव है जो कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करना। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो है अफगान तालिबान का हिंदुस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात। जब आप हिंदुस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को धमकी देंगे तो उसके बाद हम कौन सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे? और देखिए, अभी जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर नैरेटिव फैला जा रहा है फेक के पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ लिया, इसके अलावा उनका असला जो है ना उनसे ले लिया। साथ साथ इस वक्त देखें, जो अफगान तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप जो है चीज फायर करें। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब मुझे समझ नहीं पड़ती कि अगर आप अच्छा, ज़ाहिर साहब, आपके पास हम दोबारा आएंगे। ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये जो तमाम तर मामला है उस पर ISPR ने भी बड़ा तगड़ा और दो टोक मौक़िफ़ दिया है, विच लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन सादिया। वो जो एक हमारा पीस पैक्ट हुआ था कि एक पे हमला दूसरे पे तस्वुर किया जाएगा, वेयर डज दैट स्टैंड्स? हम इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, सुबह बखैर, इट्स गुड टू हैव यू सर ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अली साहब, मैं इस पर जो हमारा मौक़िफ़ रहा है ISPR का, उस पर भी आपसे बात ज़रूर करूँगा। बट वो जो हमने एक पैक्ट साइन किया था, वो उसके क्या समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं? लोग ये समझ रहे थे कि सऊदी अपने फ़ौज भेजेगा जब यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ होगी, लेकिन नहीं, ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये मुआहदा था। और इसमें ये बात लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस सारे मामले में एक ऐसे वक्त में कि जब बाकी सारे ममालिक पाकिस्तान पे 2 साल पहले प्रेशर डालते थे कि नहीं जी आप अफगान तालिबान से बात करें, अब टेबल्स आर टर्निंग। वो क्या कह रहे हैं इस वक्त ममालिक? अब ज़रा ये बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पूरे साल के पाक अफ़गानिस्तान या इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से वाक़यात का मुख्तसरन जायज़ा लें तो 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात यह है कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के क़यादत में 13 ममालिक का दोहा में इजलास हो, चाहे रिसेंट जो मॉस्को फॉर्मेट में ईरान, चीन, रूस हों, या फिर हालिया जो SCO समिट है, इन तमाम मल्टीलैटरल फोरम और आलमी बरादरी के अहम ममालिक ने वही मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से इख्तियार किया है जो कि पाकिस्तान का है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल आलमी अमन, आलमी कानून और सफारती ज़ाब्तों के ऐन मुताबिक है। और वो ख़ुद दोहा अकॉर्ड के ऊपर जो अफ़गान तालिबान ने कमिटमेंट्स की हुई हैं उनकी याद दहानी पर मबनी हैं। और वो 4 चीज़ें हैं कि अपनी सरज़मीन से आप दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें, और जो स्मगलिंग है मनशियात की, उसकी सरपरस्ती बंद करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल में अफ़गान हुकूमत ने इनमें से किसी भी चीज़ पे उनके कान पे जून नहीं रेंगी है, बल्कि जब उन पे आलमी दबाव बढ़ा है तो उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है, और बजाय ये कि वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे इस खित्ते के अमन, सिक्योरिटी, ताउन, CPEC को एक्सटेंड करने जैसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स पे संजीदगी से गौर करते, वो भारत की तरफ देख रहे हैं और उसकी एक तुफैली रियासत या प्रॉक्सी बनना चाहते हैं। और उसके 4 सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि उन्होंने दौरे भारत के दौरान उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने मसले कश्मीर पे भारत जो है उसको सपोर्ट किया है, जो कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता। और वो आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें उनकी भी खिलाफ वर्जी है, सिर्फ पाकिस्तान की मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं है। दूसरी बात
दूसरी बात कि उन्होंने कमिटमेंट दी है इस दौरे के दौरान भारत को कि हमारी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये कमिटमेंट हम पाकिस्तान 4 साल से उनसे मांग रहा है और वो देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने मौकिफ भारत में ये दिया कि जी टीटीपी तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसके ऊपर कोई असर रसूख ही नहीं है। आखिरी बात, और चूंकि झूठ के पाँव नहीं होते तो 3 सबूत मैं क्विकली आपके सामने रखता हूं कि क्यों ये झूठा मौकिफ है। भाई अगर आपका असर और रसूख टीटीपी पे नहीं है तो फिर आपने 2 दिन की जंगबंदी कैसे कर दी? भाई टीटीपी हमला कर रही है ना हमारे ऊपर, तो आपका अगर असर रसूख नहीं है तो आप कैसे गारंटी दे रहे हैं और कैसे बाज रखेंगे टीटीपी को कि वो पाकिस्तान पे हमला ना करे? नंबर 1 क्रेडिबिलिटी क्या है? नंबर 1। नंबर 2 के भाई आप देखें कि कुर्रम एजेंसी से लेके चागी तक, स्पिन बोल्तक तक 1200 किलोमीटर का एरिया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक दहशतगर्द तंजीम जो है बगैर किसी तंजीम, प्लानिंग, सपोर्ट के इतने बड़े इलाके के ऊपर एक मुस्लिम दुनिया की एटमी ताकत पे इतने बड़े पैमाने पे हमला कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि भारत की मुकम्मल अश्योरेंस, सपोर्ट, माली, मादी के बगैर वो इस तरह की हरकत करें। और आखिरी बात, ये जो जंगबंदी हुई है क्यों हुई है? ये जंगबंदी इसलिए हुई है कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे के जो मंसूबा साज हैं जो कि काबुल और कंधार में बैठे हुए हैं, डायरेक्टली उनको ये मैसेज दिया है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के जरिए से, प्रिसीशन गाइडेड स्ट्राइक्स के जरिए से कि जनाब हम कहीं से भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा तो हम उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके नतीजे में उन्होंने हमसे रहम की अपील की है तो हमने माना है। लेकिन मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि आइंदा भी अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बट मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या हम उन्हें ये ट्रस्ट कर सकते हैं? जाहिर साहब, मैंने पहले ये सवाल आपको थ्रो किया था कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं इतना तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट को कि जी वो आज डायलॉग के ऊपर बैठी है तो किसी हल तक निकलेगा। मेरा अगला सवाल ये है, हम हमेशा से जानते हैं कि तालिबान या मिलिटेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से फंड्स लेकर और इस तरह, अब ये क्लियर हो गया व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। फॉर द रेस्ट ऑफ मे बी 10 ईयर्स अगर मैं आज से बैठ कर देखूँ, मुझे कोई स्ट्रेटेजिक स्टांस भी अपने आप को बिल्ड करने का, अफगानिस्तान को बेहतर बनाने का नज़र नहीं आता। मे बी इन 10 ईयर्स वो फिर कहीं से फंडिंग, कहीं से इसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे होंगे। तो क्या ये हमारे लिए अगले 10 सालों में भी खतरा ही बने रहेंगे? बहुत अहम सवाल किया। देखिए मैं आपको क्विकली ये बताऊंगा कि 4 वजूहात ऐसी हैं। अली साहब, अगर इस पे जाहिर शाह शिराजी पहले रिस्पॉन्ड कर दें और फिर आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जाहिर साहब, ओवर जी प्लीज। देखें, जहाँ तक मैं सवाल समझ सका हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी डिस्टॉर्शन है, सबसे अहम इशू है कि हम ट्रस्ट किसी पे भी नहीं कर सकते। और इस वक्त अगर अफगान तालिबान हमारे साथ बातचीत के मूड में है तो देखिए, वो लोग जिन्होंने दोहा में एक एकॉर्ड किया था, इन्होंने तो उनको रिटर्न में गारंटी दी थी कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के खिलाफ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, पाकिस्तान को मैं कह रहा था कि कोई इशू नहीं है, ये तो देखें सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक इस्लामी मुल्क जो कि हमेशा फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, जिसने अफगानों की सारी जिंदगी मदद की है, दोहा, कतर और अमेरिका तो आज आए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को इम्पोज किया है। तो क्या अब ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इनको उस दोहा एकॉर्ड के मुताबिक इनको इम्प्लीमेंट करवाएं? क्योंकि देखिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ईरान का इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का इन्फ्लुएंस है। तो मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तमाम ममालिक जो है इस वक्त बड़ा डिप्लोमेटिकली प्ले कर रहे हैं। जो सऊदी कंडेमनेशन थी वो कंडेमनेशन काफी नहीं थी। मेरे ख्याल में जो हमारा और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक सऊदी अरब पे हमला या पाकिस्तान पे हमला एक दूसरे के हमले के बराबर होगा। तो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हो रहा है तो सऊदी अरब को चाहिए कि वो अफगान तालिबान को समन करे, क्योंकि देखें वो तो देखते ही उन्हीं की तरफ है। कौन सी आइडियोलॉजी को वो ले सकते हैं? अगर वो खादमैन हरमैन शरीफैन की बात नहीं समझते, वो कतर की बात नहीं समझते, वो जो है जो लोग इनको फंड कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी। और दूसरा देखिए, ट्रस्ट आखिर में यही है कि क्या हिंदुस्तान के साथ किस बेसिस के ऊपर अफगानिस्तान जो है वो ताल्लुकात रखना चाहता है और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहता है। अब जाहिर बात है, पाकिस्तान के लिए तो ये रेड लाइन है कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर को आप डिस्टेबलाइज करेंगे और उसके ऊपर जो है आप फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान का मेन इशू ये है कि उसने इस वक्त सिक्योरिटी को देखना है, अपने डिफेंस को देखना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट आ रही है, जो इकोनॉमी की मूव की तरफ हम जा रहे हैं, CPEC का प्रोजेक्ट है, BRI का प्रोजेक्ट है, तो ये उस वक्त हो सकेंगे जब यहाँ पे सिक्योरिटी होगी। और सिक्योरिटी अगर वेस्टर्न बॉर्डर से
तो होती है तो फिर भी तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जीरो होंगे। बिल्कुल, रेड लाइन अब ड्रॉ करनी पड़ेगी सर, रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अली साहब इस पे आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो शादी ने सवाल किया था, इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ दूं कि ये सीज फायर से लेके पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से ये कितने देर पा होंगे, क्या करना चाहिए? शादिया ने कहा 10 साल के टाइमलाइन के बाद अगर दोबारा यही रविश रही, दोबारा कहीं से फंड आया, ये दोबारा हमारे लिए सर दर्द है सर। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 45 साल में देखें तो इन्होंने हमेशा फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ही मिलिटेंसी की है, चाहे वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हो। ये नई बात क्या है? मतलब आपको क्यों तवक्को है कि इस दफ़ा ये फॉरेन फंडिंग के ज़रिए से जो वायलेंस है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? यही तो इनका पेशा है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि 4 साल इनको हुकूमत में हो गए हैं और ये बजाय ये कि इनको एक बहुत सुनहरी मौका मिला था कि अपनी लेजिटिमेसी को इंक्रीज़ करते, लोगों के मसाइल हल करते, लोगों की गुर्बत दूर करने की कोशिश करते, आदमी बरादरी के साथ जिम्मेदारी के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी करते, उनके साथ इंगेज करते, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट लेके आते। तो ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो अब आप देखें करोड़ के करीब जो अफगानी हैं, पूरी दुनिया में वो दर बदर फिर रहे हैं। पाकिस्तान क्या, ईरान क्या, सेंट्रल एशिया क्या, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका। क्यों भाई? इनको ये वापस लाएं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें और अपने मुल्क की तामीर नौ शुरू करें। ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो जा रहे हैं भारत के पास उनकी सरपरस्ती के लिए कि जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए एज अ प्रॉक्सी दोबारा अवेलेबल हूँ। तो इनकी सोच और माइंडसेट बिल्कुल अभी भी वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला है, एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, पुरअमन, तरक्की पसंद रियासत वाला नहीं है, जो कि पूरी दुनिया इनसे तवक्को करती है, उनकी हेल्प करना चाहती है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारी फौजी और सियासी क़यादत को अब ये एहसास हो चुका है कि 78 साल में पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम जंगों में मिलाकर भी जानी और माली नुकसान भारत की दुश्मनी में इतना नहीं उठाया जितना कि अफगानिस्तान की दोस्ती में उठाया। 150 अरब डॉलर और 1 लाख शहादतें। मैं कहना चाहता हूं कि अब इनफ इज इनफ। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ सॉफ्ट स्टेट। अब पाकिस्तान के ऊपर भारत से हमला हो, अफगानिस्तान से हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई दोस्ती चाहता है, अमन के साथ तरक्की खुशहाली चाहता है, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कहीं से भी, चाहे वो कंधार हो, चाहे काबुल हो, कहीं से भी हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग होगी, हमला किया जाएगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं आप? व्हेन वी से कि हम अभी भी अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन अभी आपने देखा होगा, एक दफ़ा फिर से उनको मौका मिला जब बात करने का। ही डिड थैंक डोनाल्ड ट्रंप एंड एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जब रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तायीद की। ठीक है, इंटरनेशनल होराइजन पर वी हैव अचीव्ड अ लॉट, लेकिन जब हम इस पूरे खत्ते में देखते हैं अपने आप को, व्हाट आर वी परसीविंग? देखिए, आलमी सतह पे तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, अपने फाइनेंस दौर से गुजर रहा है। हमने आलमी बरादरी का जो एहतराम हासिल किया है, जो एतमाद हासिल किया है कि भरपूर ताकत रखने के बावजूद, ज़बरदस्त फ़ौज और एटमी क़ुव्वत रखने के बावजूद, हम हमेशा अमन को बरकरार रखने के लिए, इस्तेहकाम को प्रमोट करने के लिए एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत का सबूत देते रहे हैं। और चाहे आलमी इस्लाम हो और जिस तरह अभी सऊदी अरब से भी मुआहिदा हुआ, वो इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब 57 इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान पे एतमाद करता है अपनी सिक्योरिटी के एतबार से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत जो है वो मसला कश्मीर को पुरअमन अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल करने के बजाय पाकिस्तान को दोबारा से, क्योंकि अब उनकी फ़ौज, उनके पायलट्स जो हैं पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के लड़ने की हिम्मत नहीं रखते बुनियानुल मरसूस के बाद, तो उन्होंने यही फैसला किया कि फंड किया जाए तालिबान को और इनके जरिए से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। तो हम इस साजिश को जानते हैं, हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसको भी उसी तरह नाकाम बनाएंगे अल्लाह की मदद से, अपनी कौम की सपोर्ट से। लेकिन आखिरी बात सिर्फ ज़रूरी ये है कि हमारी जो KPK गवर्नमेंट भी है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उनको जो गलत फहमी थी कि वो दहशत गर्दों से अमन मुज़ाकरात करेंगे, वो उनकी आंखें अब खुल जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, ना उनको मुज़ाकरात करने चाहिए थे और ना उनको यहाँ लाके बसाना चाहिए था 30-35 हज़ार लोगों को। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, ज़ायशा शिराजी हमें ज्वाइन कर रहे थे। इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू बोथ। सो अब हम एक ले रहे हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार वील बी हैविंग नाश्ता, सियासी नाश्ता। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
आपको कहा था वील बी बैक विद द सियासी नाश्ता। और आज के सियासी नाश्ते में बात वही है कि नए सीएम हैं और नया है चैलेंज। जो एक तूफान प्याली में बर्पा करने की कोशिश की गई थी वो तो सारा सेटल डाउन हो गया है, बट व्हाट्स नेक्स्ट? ये बात इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास एक नहीं दो नहीं कई चैलेंजेस हैं। एक तो ऑब्वियसली जो पार्टी में उनके डिसहार्मनी है उसको फिर किस तरीके से वो अलाइन करते हैं, और दूसरा जो सबसे अहम कॉन्टेक्स्ट है वो इस वक्त जो हम पहले भी सेगमेंट में बात कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से हिट हुआ है और इस वक्त भी सिचुएशन जो आपके सामने है, तो वो इसको कैसे लेके चलेंगे? सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, सुबह खैर सर, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप दोनों भी ठीक होंगे। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, नए वज़ीर आला है, चैलेंज नया है, लेकिन सूबे में जो मामलात हैं वही पुराने हैं और सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी। तो मैं पहले एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल करूंगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त, ख़ास तौर पे ये अफ़गान वाला मामला, इसको लेके किस तरीके से चला जाएगा? गो के नेशनल मामला है लेकिन सूबाई लेवल पे भी इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो कैसे लेके इसको चलेंगे ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि जो इंसान की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो इस बात को तय कर लेती है और इस बात की वाज़ी कर देती हैं कि उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो किस तरह से लेके चलेंगी। सबसे पहले तो बतौर एक साथी के मैं ये समझता हूँ कि हमें सुहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो इस इतनी छोटी उम्र में एक सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए। उसके बाद अब हमें उनसे ये उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से हमारी तो क्योंकि इस वक्त अक्सरियत ही नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि नौजवान जो हैं वो इस मुल्क की तरक्की में, इसकी हिफाजत में और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या सुहेल आफरीदी साहब की प्रायोरिटीज ये हैं? तो मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे ये अर्ज करूँ कि ये आने वाले दिनों में फैसला तो हो जाएगा, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जो सूरत हाल है, कल जो उन्होंने पहली मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी के साथ, और फिर उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से जो कहा, तो उससे तो ये साबित होता है कि वो भी एक पीटीआई का जो कल्चर है कि मैं ना मानूं और जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा, प्रायोरिटी वही होगी, कोई अपनी पॉलिसी नहीं होगी। तो उसकी बिना पे तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने मरकज और पंजाब को जो पैगाम भिजवाया है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तो ये मुलाकात अच्छी बात है, वो जरूर करें, क्योंकि इमरान खान साहब भी उनके गॉड फादर हैं और उन्होंने उन्हें इस उम्र में बगैर किसी सियासी पस मंजर के वज़ीर आला मुंतखब करवा दिया है। तो लेकिन अब क्या ही अच्छा हो कि खान साहब खुद ही उन्हें ये कह दें कि आपकी पहली प्रायोरिटी सूबे में अमन व अमान होना चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो रियासत पाकिस्तान के साथ मिल के मुल्क दुश्मन वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, उनका कला कमा होना चाहिए। क्योंकि आपने जो बात की, बिलाशुबा ये वफाक का मामला है, मैटर है, लेकिन क्योंकि ये केपी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप किसी तरह भी केपी को उस मामले से अलग नहीं कर सकते। और केपी की इसलिए भी अहमियत बढ़ती है कि क्योंकि ये जो खास तौर पे कबाइल हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, और ये इनका रहन सहन ऐसा है कि ये एक दूसरे के बगैर शायद उस तरह से सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा हासम मुश्किल चैलेंज है उनके सामने। ठीक है याकूब साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि दहाइयों से पाकिस्तान का अपना स्टांस भी तालिबान के लिए डिफरेंट रहा है, एंड हमने बात करके देख ली है, हमने साथ काम करके भी देख लिया है और पाकिस्तान ने सबक हासिल किया अपनी हिस्ट्री से। आई थिंक ये मुश्किल चैलेंज है जो आप भी बात कर रहे हैं कि कबाइलों के, ये जो कबीले हैं इनके आपस में रिश्ते हैं, फिर उधर भी हैं, दिस वे भी हैं, और फिर ये बात भी है कि पीटीआई का वोट बैंक भी वहीं से आता है, अपने वोट बैंक को वो नाराज़ नहीं कर सकता है। लेकिन हमने भी सबक हासिल किया है इतने टाइम में। डोंट यू थिंक कि ये सबक वहाँ भी सिखाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर आपको केपी में जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, जिन कबीलों में आप अभी हैं,
उनका रहने के लिए पाकिस्तान का होना और पाकिस्तान का अमन में रहना बड़ा ज़रूरी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सादिया, एक तो आपकी अच्छी बात यह है कि आपके ज़हन में ना हमेशा अच्छी बातें आती हैं, तो ये जो आपकी बात ज़हन में आई है, देखें इससे तो कोई चारा ही नहीं है, इस कोई दूसरी राय इस पे हो नहीं सकती। आपको अब सबक सिखाना होगा, क्योंकि आपने मोहब्बत करके देख ली, आपने भाईचारा बना लेके देख लिया, आपने उनकी खातिर लाखों जानों की कुर्बानी देके देख ली। मैं यहाँ पे मटीरियलिस्टिक होके बात नहीं कर रहा। आप छोड़ दें कि आपने अपनी मईशत तबाह कर दी, आप छोड़ दें कि उनकी वजह से यहाँ पे मंशियात आ गई, आप छोड़ दें कि यहाँ पाकिस्तान पूरे में असला आ गया, आप छोड़ दें कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने होलसेल मार्केटों पे कब्जे कर लिए, आप छोड़ दें कि पूरे मार्केट में उन्होंने सूद के कारोबार कर लिए, आप छोड़ दें कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सिर्फ एक बात को अगर आप पकड़ लें कि आपने कितनी जानों का नजराना दिया उनकी खातिर और कितनी यहाँ दहशतगर्दी का आपको सामना करना पड़ा, तो इससे बड़ी कुर्बानी शायद हिस्ट्री में आपको दूसरी जगह पे कहीं ना मिले। तो लेकिन अगर किसी बंदे को इतना भी ज़र्फ ना हो कि वो आपकी तमाम कुर्बानियां, आपका तमाम ताउन, आपकी तमाम मोहब्बत प्यार भूल जाए, ये भी भूल जाए कि थोड़ा मोरा में उसकी दौरें लगी थी जब वो पाकिस्तान के बगैर था, ये भी भूल जाए कि सोवियत यूनियन हो या अमेरिका, पाकिस्तान की किस तरह से मदद के साथ उसने कामयाबी हासिल की, तो फिर उसको मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो आपकी मैं भी एक्चुअली यही बात करी थी याकूब इमरान साहब, मैं यही बात करती, मैं ये कहती कि बजाय इसके कि केपी गवर्नमेंट के साथ, आपकी स्टेट के साथ जाके ये बोले कि हमें अभी भी डायलॉग करनी चाहिए, उनको अपने लोगों को ये समझाना होगा, उनके वोट बैंक को ये समझाना होगा कि दिस कांट हैपन एनीमोर। मैं ये कह रही, मैं तो समझता, मैं तो बिल्कुल आपकी इस बात से लेकिन मैं तो इससे बढ़ के बात करूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि केपी गवर्नमेंट आप जैसे दानिश्वरों को, आप जैसी अच्छी सोच रखने वालों को ले जाए और वहां उनसे काउंसलिंग करवाए अपने लोगों की। आई विश, लेकिन जिसका काम उसको साझे, और यही हो रहा होता है इस मुल्क में, तो आज ये मामलात ना होते जिस पे हम आज आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो बहुत सारे हैं, बट लेट्स सी कि किस तरीके से जमा साल वज़ीर आला और सबसे यंगेस्ट वज़ीर आला जो है वो किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, क्या वो अपनी पार्टी लाइन को लेके चलते हैं जैसा कि होता रहा है, या फिर वो रियलिटीज़ को देखते हुए फैसले करते हैं। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। कल जाते हुए हमने दुआ की थी कि जब हम आज आएँ तो सेलिब्रेट कर रहे हों, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका को नहीं हराया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को हराया है। Also where are we rated on the table? हाँ, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपने मेहमान के पास जाएं, ये मनाजिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये जो हमारे पास जो टेस्ट चैंपियनशिप को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल अगर हमारे पास है और अगर हम वो दिखा सकें, मैं कहता हूँ कि इसको यहीं पे फ्रीज कर दें। पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर, हाँ सुने मेरी बात, यहीं फ्रीज कर दें इसको, और मैं तो कहता हूँ यहीं फाइनल करवा लें, मुल्तान में ख़त्म करें बस, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, और आगे मुझे जाना ही नहीं है। आई मीन रेयर साइड पाकिस्तान ऑन द सेकंड नंबर, ऑल्दो कि अभी तो ये टेस्ट सीरीज भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी तो ये सीरीज भी सोचे भाई, सीरीज खत्म नहीं हुई और पाकिस्तान इतने ऊपर से आ रहा है। यार क्या कर दिया लड़कों ने। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि साउथ अफ्रीका इतना बुरा खेला कि मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं सादिया, मैं इस पे आपसे डिसएग्री करता हूं। एहतरामन इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि क्रेडिट दें नोमान को, यार क्रेडिट दें साजिद को। I will give yes to Noman at least। नहीं, और उससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर आप शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट दें। for the early wickets, yes, ब्रिलियंट, जिस तरह स्पिन फ्रेंडली विकेट पे उसने रिवर्स स्विंग किया, दिस शाहीन वी नीड। इसी के साथ चलते हैं स्पोर्ट्स अध्यकार आदिल अजहर के पास। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, यू हैव बीन गुड लक फॉर आवर शो। जैसे ही आप आए हैं, पाकिस्तान जो है टेस्ट जीत गया है। आई विश हमने आपको एशिया क्रिकेट ले लिया होता, हो सकता है हम वो जीत जाते, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट नॉट विथ नोमान एंड साजिद, बट लेट्स स्टार्ट विथ शाहीन शाह अफरीदी।
हम सब नौमान की साजिद की बात कर रहे होंगे, पूरा मीडिया, बट शाहीन को नहीं भुलाना चाहिए। ऐसी विकेट पे आके सेकंड इनिंग में रिवर्स करके ऑन द 4th डे टोनी डिजोजी को आते ही आउट कर देना, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द डे सर। Yeah, absolutely. I think सबसे पहले थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को, माशाल्लाह। आपने बताया कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को हमने शिकस्त दी है। ये भी ना भूलिएगा कि पिछले साल जो पिछले सीजन में जो कंक्लूड हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें पाकिस्तान आखिरी नंबर पे था और साउथ अफ्रीका नंबर 1 साइड थी। दोनों टीमों के दरमियान गैप काफी ज्यादा था। जहां तक बात की आपने शाहीन शाह अफरीदी की, देखिए फैसल अंसारिया, शाहीन शाह अफरीदी की ये परफॉर्मेंस कोई इत्तेफाकन नहीं थी। अगर आपने एशिया कप में भी नोट किया हो तो शाहीन शाह अफरीदी स्लोली एंड ग्रेजुअली इज गेटिंग बैक टू हिज ग्रूव। हमें ये पता है अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, शाहीन इंजर्ड हो गए थे। उनकी वो इंजरी शायद उस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। वो हमारे हमेशा वो इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं कि अगर शाहीन मुकम्मल फिट होते, अपना आखिरी स्पेल कराते तो could we beat England there at MCG? We don't know. लेकिन उसके बाद से हमें ये पता है कि शाहीन अपना जो उनका जो सेल्फ है, he's just been a shadow of his past self. लेकिन आई थिंक ये पिछले 2 या 3 महीने, 2 महीना है मुझसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर इस लिहाज से है कि ना सिर्फ शाहीन और बल्कि फैसल और सादिया ज़ाहरा, आप लोग क्रिकेट समझते हैं, शाहीन जब कल रिवर्स ये करने में कामयाब हुए थे और उन्होंने जिस तरह आखिर में उनके वो स्पिनर को बोल्ड किया था, वो जो एक बड़ी खूबसूरत रिवर्स स्विंग उन्होंने की, वो तो 92 वाला वसीम अकरम वाला याद हो गया था। यस एब्सोल्युटली यानी हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगी, लेकिन जिस तरह वो बॉल पड़ के आउट स्विंग हुई है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मेहनत की है, आई कैन वॉच यू फॉर दैट। बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बल्कि वो कहते हैं किसी खिलाड़ी को पीक से नीचे आके दोबारा पीक में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली समथिंग दैट बाबर हैजंट बीन एबल टू डू, दैट इज नॉट अबाउट बाबर वी टॉक अबाउट। लेकिन शाहीन सुनने में आ रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, ही इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोचेस और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ क्रिकेट फैन आई कैन से कि हमें उसकी झलक नजर आ रही है। सो वेल डन टू हिम। राइट, ओके। थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बट सिंस शाहीन के कमबैक से मेरे जहन में आ रहा था, media have been very lethal and brutal when it came to criticizing Shaheen Shah Afridi in the World Cup and even Asia Cup में भी उन्हें थोड़ी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। Same goes with Babar Azam, same happened with Rizwan as well. इन तीनों का sort of a comeback हुआ। बाबर आजम को हमने सेकेंड इनिंग्स में देखा, he tried to pull off some runs. रिजवान कंसिस्टेंटली हमारे लिए थोड़ा बहुत अपना एवरेज उनका 42 अबव है वो कर देते हैं, एंड शाहीन हैज़ मेड अ कमबैक। Does media need to learn something from it, or it was fair to go that way with 3 of them? देखिए सादिया, we are talking about this because पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। खुदा ना खास्ता ब्रेविस जिस तरह की इनिंग खेल रहा है और ब्रेविस अगर वो रन करता रहता तो पाकिस्तान के लिए वो तो बड़ी आई थिंक बॉल ऑफ द सेंचुरी, आई थिंक या बॉल ऑफ हिज करियर रुमान ने बोल्ड कर दी, जो जिसपे वो आउट हो गए। तो हमारा डिस्कशन बिल्कुल डिफरेंट नौयत का हो जाता। देखिए बाबर को क्रिटिसाइज करना, नंबर 1 तो ये कि हम लोग जब हम किसी की परस्तिश पे आते हैं तो फिर हम 7वें आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जब कभी किसी की क्रिटिसिज्म की बात आती है तो आपको पता है कि हम लोग क्या हाल कर देते हैं। आई थिंक दिस हैज गॉट टू डू विद द वे वी ट्रेन पीपल एंड ऑल, वो एक अलग बात है। क्रिटिसिज्म बाबर पे, शाहीन पे होने की जो वजह थी बहुत बड़ी, वो शायद ये थी कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। हम एक जमाने में, अच्छा एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है, और मैं कह रहा हूँ कि इवन तो आजकल एक व्हाट्सएप पे बड़ा फॉरवर्डेड जोक चल रहा है, लेकिन वो बड़ा गलत जोक है कि हर खिलाड़ी को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक खिलाया जाए। शाहीन को जरा साइड पर रखे, थोड़ी देर रिजवान और हम बाबर की बात करते हैं। हमें वाकई अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई शाहीन, माफ कीजिएगा, बाबर और रिजवान की स्ट्रेंथ T20 क्रिकेट में लाया करती है। यस, दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन हमने ये देखा कि रिसेंट टाइम्स में दे हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर रन्स। डज दिस फॉर्मेट बिलोंग टू देम? लेकिन आप ये देखिए कि रिजवान जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, ही फेल्ट लाइक होम, ऐसा लगा कि जी वो अपने कंफर्ट जोन में। इवन बाबर की सेकंड इनिंग में जो इनिंग थी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, वरना बाबर 40s पे पहुंच चुके थे, लग रहा था कि इंशाल्लाह 50 आने वाली है। सो हमारा जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी शायद वजह हमारी इन खिलाड़ियों के साथ एक्सपेक्टेशंस की होती है वजह से। सो यस, आई थिंक थोड़ा सा हमें हल्का हाथ रखना चाहिए, लेकिन अगर हम ही इन पे चेक नहीं रखेंगे तो फिर कौन चेक रखेगा कि भाई वी नो दैट थिंग दैट बाबर और रिजवान T20 में रन नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना प्रेशर आप पे बिल्ड कर रहे हैं।
yes we may be losing matches because of this new approach, लेकिन कम से कम एक चीज तो कंफर्म है ना कि पाकिस्तान एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ तो क्रिकेट खेल रहा है. सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. पॉजिटिव इंटेंट की बात की, हमारे साथ रहिएगा. हम अपने नाजरीन को, आपने जो बात की ना वो हिज करियर नोमान की, तो मैं चाहूँगा हम वो दिखाएं बॉल, और उसके साथ रिजवान ने फिर क्या कहा उनको वो भी सुनवाते हैं ज़रा प्लीज़. मोहम्मद रिजवान ने कहा उनको कि पापा देख ले कोई नटवट ना गिरा हो. मेरे पास ना अदिल भाई एक तस्वीर भी है नोमान अली की, और अगर मैं वो भी चला सकूं. एक तो हम उनको, ये लोग टीम वाले ना सारे उनको पापा पापा कहते हैं. इफ़ यू कैन प्ले दैट, ये देखें नोमान अली. आई डोंट नो अदिल भाई आप वो पा रहे हैं नहीं, ये जो अब देखें ये कोई पापा है, ये क्या फिटनेस चेक करें इनकी यार. पापास भी फिट होते हैं. बट यू नो देयर यू गो. नोमान अली फॉर ऑल रीजंस हैज बीन द पिक ऑफ द एंड कैन यू सी दैट शोल्डर हम्प. यस, ये चेक करें ना आप. खैर लाइटिंग में भी इसका थोड़ा सा कमाल है, लेकिन तो अदिल भाई ये अच्छी बात है. बेंटर वेंटर चलते रहना चाहिए. बट द वे नोमान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कल कमेंट्री में रमीज राजा कह रहे थे कि सम ब्लूम अर्ली, और कुछ फिर नोमान अली होते हैं जो अर्ली स्टेज में आपको आके बताते हैं कि अगर आप मुझे पहले लाए होते तो मैं क्या कुछ करता. रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हुए नोमान ने. आउटस्टैंडिंग. लेकिन ये डिलेमा भी है ना पाकिस्तान का. वो लकी है कि उनको मौका मिल रहा है एंड ही इज इंप्रूविंग. जी अदिल. ये बिल्कुल देखिए नुमान, कल मैं शॉन पॉलक को भी सुन रहा था, और शॉन पॉलक ने पाकिस्तान की, मैं कहूंगा कि दुखती रग पे जो है ना वो कल हाथ रखा, और उन्होंने कहा कि अगर आप इसी नुमान को 24-25 साल की उम्र में डेब्यू करा देते तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह है उस तरह शायद ये कुछ मैचेस में फेल होता और आप इसको ड्रॉप कर चुके होते और आप भूल भी चुके होते. और वाकई अगर आप सोचिए कितने खिलाड़ी, कितने स्पिनर्स ऐसे आए हैं कि जिनको हमने एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, 3 टेस्ट मैच, 1 सीरीज खिलाई, और वो फिर कह रहे हैं किस्सा पारीना बन गया. हमें याद भी नहीं है शायद उनका नाम. कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैप्पी बर्थडे विश कर देता है तो हमें याद आ जाते हैं, अरे यार इन्होंने भी तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली थी. नुमान आई थिंक हैज, देखिए एक और चीज भी माननी पड़ेगी, और फैसल वो ये बात भी है कि जिस तरह की विकेटें पाकिस्तान में पिछले 1 साल में नुमान जो स्पार्कल की है उसमें बहुत बड़ा रोल द काइंड ऑफ विकेट्स. ये कदाफी स्टेडियम वाली विकेट कंपेयर टू जो हमने मुल्तान में या इससे पहले पिंडी वगैरह में विकेट्स थी उसके मुकाबले में ये मुख्तलिफ विकेट थी, विच इज वाई मैं नुमान की इस परफॉर्मेंस को ज्यादा आगे रेट करता हूँ. बिकॉज कल की इस विकेट में वो बैट्समैन जो अपने आप को अप्लाई करने को तैयार थे, जो कि ठहर के और टाइम लेके अपना बैटिंग करने को तैयार थे, वहां पे दे कुड स्कोर रन्स एज वेल, जैसा कि हमने फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से देखा था. सलमान की ये बड़ी कामयाबी रही, बड़ी जबरदस्त. लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ा, ये मैं कहूंगा मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि नुमान को लेट डेब्यू कराया. वो पाकिस्तान की विकेटों की रग से वाकिफ हो चुके हैं इस वक्त. उन्हें हर मैदान में वो इतने मैचेस खेल चुके हैं, तो इसको पॉजिटिवली देखते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने इनकी अभी तस्वीर भी दिखाई, मैं देख रहा था अभी, माशाल्लाह ही लुक्स सो फिट. दैट मींस अगले 2-3 साल या कम से कम ये जो टेस्ट साइकिल है 3 साल का, इसमें गुजार सकते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल टॉक अबाउट दैट एज वेल कि पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दिस टाइम कि पाकिस्तान इस जो साइकिल है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें वी कैन परफॉर्म मच बेटर. हमारी बहुत सारी होम सीरीज आ रही है और हमारी अवे सीरीज बड़ी आसान है इस बार. सो गुड लक टू नुमान फॉर दैट. थैंक यू सो मच अदील, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और हमेशा की बैलेंस तज्जिया हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमारी भी एक्चुअली एस्पेक्ट्स जो हमारे होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है, आप उन पर भी थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालते हुए वी नीड टू रीथिंक आवर ओपिनियन. बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम. यस, और इसके साथ ही हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको एक तस्वीर, एक फुटेज दिखाना चाहते हैं. ब्राज़ील जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, फुटबॉल के हवाले से मशहूर, लेकिन उसका जो कौमी जानवर है दैट इज़ जैगवार. और हुआ ये कि ये जो था दरिया है ब्राज़ील का rio grande दरिया, और वहाँ पे ज़ख्मी हालत में ये तैरता हुआ एक जैगवार है. उसको सिक्योरिटी एहलकार जो थे वहाँ की मिलिट्री पुलिस बर वक्त कार्रवाई की और बचाया. और इसको मल्टीपल शॉट्स लगे थे, मुतादिद इसको ना इंजरीज भी थी, मल्टीपल शॉट्स लगे थे. बट अगेन hats off to the people. This is what happens जब आप और ब्राज़ील has come a long way. अगर हम देखें, उन्होंने अपनी सिर्फ डिप्लोमेसी को नहीं, उन्होंने अपने आप को, अपने जानवर हो गए, अपने फ्लावर हो गए, अपने जंगल हो गए, उनको प्रिजर्व करने में बहुत मेहनत की है. सो वेयर दे आर स्टैंडिंग, ये हम बात कर रहे हैं रियो नेग्रो की, जो कि दरिया जहाँ से इसको कवर अप किया है. 30 से ज़ायद छर्रे थे इसको. यस.
30 से ज़ायद पैलेट्स, और वहाँ पर अभी भी अटैक किया जाता है। पाकिस्तान में भी हाँ यही जी। होता है, अब दुनिया भर में भी यही होता है कि इसी तरह से अटैक किया जाता है इन जानवरों को। बट इट्स लाइक कि आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जगुआर इज सच अ ब्यूटीफुल एनिमल, फिलाइन फैमिली का वन ऑफ द खूबसूरत तरीन जानवर है जगुआर। इसको अब रेस्क्यू किया गया और थैंकफुली इसको रेस्क्यू करने के बाद अब प्लान किया जा रहा है कि इसको वाइल्ड में दोबारा छोड़ दिया जाए। ओके, सो विद दैट जनाबे वाला, विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, कुछ मजीद बातें हैं इंपॉर्टेंट सर्राफों से जुड़ी। एक ब्रेक के बाद जुड़ी एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। इससे पहले कि वी टॉक अबाउट मनी मैटर्स, व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर द मनी, उसकी बात कर लेते हैं। और इनकम टैक्स गोशवारे जिन्होंने नहीं कराए जमा, वो प्यारे प्यारे सारे, उनके लिए 16 दिन की कर दी गई है तौसी। ये तौसी होती रहती है और अब 31 अक्टूबर तक आप अपने रिटर्न्स जमा करा सकेंगे, नहीं करा दीजिएगा प्लीज़। जिम्मेदार शहरी बने, तो जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए ना। अगर तो जहाँ से आप जो कमाई वमाई कर रहे हैं वो हुकूमत को बता दें, तो उसमें क्या मजायका है। बस मजायका इस चीज़ में है कि ये जो तलवार चलती है ये सिर्फ सैलरी क्लास पे चलती है। सिर्फ हुकूमत सैलरी क्लास से पूछना है भाई कहाँ से कमाया, हालांकि सबको पता है सैलरी क्लास कहाँ से कमा लेगा। वो जो दीगर लोग जहाँ जहाँ से कमा रहे हैं, जब वो टैक्स नेट में नहीं आते तो फिर थोड़ा मसला होता है। लेकिन चलें, जिसकी जिम्मेदारी भाई वो पूरी करें और टैक्स रिटर्न जमा करा दें। मेरे में ये सवाल आता है, इससे पहले कि हम क्विकली अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि एज लॉन्ग एज आप ये डेडलाइंस बढ़ाते रहेंगे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग पीपल? एक्चुअली लोगों को आप ये बता रहे हैं कि ठीक है थोड़ा और लीनियंट सही, बिकॉज हमें FBI के सिस्टम में उतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। दिस ईयर के जो टारगेट्स हैं हैव बीन एबल टू मीट और नॉट येट, वो मुझे मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके साथ ही अब बात हो रही है टैक्सेस की, तो ज़रा ये भी कर लेते हैं वेयर पीपल आर इन्वेस्टिंग। और जब हम बात करते हैं कि कहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल गोल्ड की प्राइस जो है तोला 452,000 को टच किया उसने, 4.5 लाख। लास्ट ईयर तक जब ये बातें की जा रही थी कि ये 3 लाख को छू जाएगा, ये 3 से 3.25 हो जाएगा, 3.5, देन ऑल ऑफ अ सडन साढ़े, और अभी एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही है कि दिस कैन गो अप टू 5 लाख तोला, विच इज़ लाइक ह्यूज। अच्छा, इसके साथ साथ वो सिल्वर जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, अब हर कोई उसको पूछ रहा है। सिल्वर की प्राइस इस पूरे ईयर पे 67% राइज पर गई है, विच इज़ ह्यूज फॉर सिल्वर। क्यों ऐसा हो रहा है कि एकदम से सिल्वर की, चांदी की प्राइस बढ़ती चली जा रही है? क्यों गोल्ड इतना हाइक पर है? इस सब के पीछे क्या है? जिस क्रिप्टो में पूरी दुनिया लगी हुई थी इन्वेस्ट करने के लिए, वो एकदम से क्रैश करी पिछले दिनों में। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, इस पर बात करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, कोई भी चांदी को पूछता नहीं था, ये जो इतना बड़ा हाइक है ये वाकई इस वजह से आया है कि जी ये कंप्यूटर्स में और इस तरह की चीज़ों में सिल्वर इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है? तो ये तो पहले भी हो रहा था नहीं, अचानक क्यों? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा कंडीशन जो है इसके अंदर हमें सोने का मुतबादिल ढूंढना है। सोने की कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं अब कि मतलब एक अच्छी अपर क्लास भी मतलब अब अफोर्ड नहीं कर सकते सोने को ना ख़रीदना। परचेजिंग पावर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है लोगों के अंदर। अब उसका मुतबादिल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो हो नहीं सकती। राजी बात है, सिल्वर एक मेटल है और सिल्वर भी अपनी एक जगह रखता है मेटल के अंदर। और देखें आप, अब इसका इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियाँ हैं, लैपटॉप्स हैं, पहले भी हो रहा था लेकिन अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। फिर इन्वेस्टर का रुझान इस तरफ आ गया। इंटरनेशनल मार्केट देखें, वो आप $22-23 पे ट्रेड कर रहे थे, $54 क्रॉस कर गई है पर आउंस के ऊपर, $54। कल 7,000 रुपये तोला में ट्रेड हो रही थी सिल्वर की। यानी अगर हम देखें, अगर 20-30 साल पीछे चले आए तो ये गोल्ड के रेट होते थे 7,000 रुपये तोला ना, ये 2,000 मेरा ख्याल है 12 या 13 की बात कर रहा हूँ मैं, कि 7,000 या 8,000 रुपये तोला सोना होता था। आज हम वहाँ सिल्वर को लेकर आ गए, तो इट मीन्स ये कि ये सिल्वर जो है गोल्ड की जगह लेने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो है हम यही देखेंगे कि ज्वेलर्स शॉप्स के ऊपर जो सिल्वर ज्वेलरी भी सेल हो रही होगी। ओके, अच्छा, मेरे जहन में सवाल आया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिल्वर, चले उसकी वजह भी एक हो सकती है। अच्छा, गोल्ड कहाँ जाने वाला है? ये जो 5 लाख की बात की जा रही है, ये क्या सही है? अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। देखिए, गोल्ड के तो हमारे पास माइंस हैं और वो अगर आप पूरी दुनिया की बात करें,
लेकिन सिल्वर हमारे पास वाफिर मकदार में नहीं है। इसके जो ज़खायर हैं मतलब इतने महदूद हैं कि किसी टाइम भी जो है इसका शॉर्टफॉल आ सकता है। और उसके बाद जो इसकी कंडीशन होगी ना सिल्वर की, तो ऐसा हो जाएगा कि नापैद हो जाएगा। सारी बात है, जब डिमांड्स बढ़ेंगी जिनके पास होगा वो अपने रेट के ऊपर सेल करेंगे उसको। सही। गोल्ड के हवाले से क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि वाकई ये 5 लाख को छूने वाला है या 5 लाख से ऊपर जाएगा? देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है, अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो पेपर करेंसी से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, अब वो गोल्ड की तरफ जो है मतलब उनका एतमाद ख़त्म हो गया डॉलर से और इन तमाम चीज़ों से। अब वो एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि इसमें वो अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें, फिज़िकल उनको जो है मतलब एक सपोर्ट हो कि जी हमारा सरमाया जो है महफूज है। अब बिटकॉइन जिस तरह क्रैश किया, कई लोगों ने सुसाइड किया, उसके अंदर कई मतलब नुकसान अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा एसेट है, ये आपके अपने पास महफूज है, आपने लिया, आपने अपने पास महफूज कर लिया, और फिर इसका हजम भी इतना नहीं है। अगर आप 10 तोले भी लेना चाहते हैं, 4 लाख 50 था, तकरीबन 45 लाख रुपए का जो है वो इस वक्त जो रेट है 10 तोले के 45 लाख रुपीज़, लेकिन उसका हजम इतना सा है। तो मतलब उसको सिक्योरिटी भी इतना मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब इसमें मैं इन्वेस्टर व्यू से सवाल करूं, क्या ये वक्त आ गया है कि जो सरमाया हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो चांदी में लगाना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें इन सिल्वर, और कितना टाइम पीरियड है कि वो इन्वेस्टर के हाथ से भी आगे निकल जाएगा? देखिए, इसमें सारा गेम है होल्डिंग पावर का। क्या आप 1 वीक होल्ड कर सकते हैं, 1 मंथ होल्ड कर सकते हैं, 1 ईयर होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्डिंग पावर होगा बेनिफिट्स उतने ज़्यादा होंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब सरमायाकारों के लिए एक मैसेज है, सिल्वर में भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट टैकिंग कर सकते हैं वो, जितना उनका होल्डिंग पावर होगा। और आने वाले दिनों में गोल्ड एक जगह स्टिल होगा, मैं भी कि $100-200 की करेक्शन भी आ जाए माइनस में, सही, लेकिन फिर प्लस होना है इसमें। सही। और गोल्ड का क्या होना है? कल परसों मैं कहीं रीड कर रही थी, आई सॉ सम वीडियोस रिगार्डिंग दैट। ब्रोकर्स में से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो क्रैश करेगा। ऐसा हुआ है? मैंने कभी अपनी इसकी जो हिस्ट्री है, इवन पाकिस्तान में गोल्ड प्राइसेस, तो मैंने उसको ऐसा क्रैश होते तो नहीं देखा। मनफी प्रोपेगेंडा है। अगर आप हिस्ट्री देखें 60-70 साल की, तो गोल्ड की कीमतें जो है बढ़ी हैं कभी कभी। वाहिद एसिड है गोल्ड जिसकी कीमतें वक्ती तौर के लिए $100-200 $300 माइनस प्लस का खेल चला, लेकिन कीमतें मज़ीद बढ़ती गई और आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि 4,50,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, डेली रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जिस टाइम $4,000 पर आउंस हुआ तो हमने कहा तो बड़ा ये अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। अब $4,234 पे आज ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं नेट पे देख रहा था $4,234 में से कि 2,52,000 जो है वो भी आज पाकिस्तान के अंदर नया रिकॉर्ड बनाएगा सोने की कीमत में। जो है ये भी जो है रिकॉर्ड टूट जाएगा 452 का। ठीक है, क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, एक जो इसके पीछे बात की जा रही है कि जी अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं और अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है। अमेरिका चाहता है कि लोग अपने बैंकों में पैसे वापस लाएं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर जाएं। इसके अंदर कोई रियलिटी नज़र आती है? देखिए, ये अमेरिका और चाइना की एक माशी जंग समझ लें इसको, माशी जंग। एक जो है वो दिफाई सुपर पावर है अमेरिका, और चाइना जो है वो माशी सुपर पावर है, और पूरी दुनिया को उसने हिला के रखा हुआ है। अब उसके जो रिजर्व थे एक दौर के अंदर वो अमेरिकन बॉन्ड्स और डॉलर की शक्ल में थे। आज वो अपने रिजर्व को कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर, बाइंग कर रहा है, किसी भी रेट में बाइंग कर रहा है। पोलैंड बाइंग कर रहा है, उज़्बेकिस्तान बाइंग कर रहे हैं। ये मतलब वो मुल्क हैं जो गोल्ड के अंदर बस कह रहे हैं किसी भी रेट में हम खरीदना है, हमने खरीदना है। जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा सोने की कीमतें नहीं रुकेंगी और मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो हम तो दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार इसी चीज़ से वाबस्ता है। हमें इससे खुशी नहीं है कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा जो ज्वेलर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इस पर। प्लस हमारे साथ सिक्योरिटी के मसाइल बहुत आएंगे। किस तरह हम कैरी करेंगे 2 या 3 तोले ज्वेलरी जेब में रख के, किस तरह कैरी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बड़ा मुश्किल
हो गया इस वक्त इसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच जनाब। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है, और वो ये कि अगर आप करना चाह रहे हैं, जब तक आपकी जेब इजाज़त दे रही है, मैं तो कहता हूँ सेठ चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इस सेट के पहले के खत्म हो जाए, इससे पहले के दुनिया से पहले के हाँ सिल्वर खत्म हो जाए तो पहले हम उसमें कर लेते हैं, और अगर उसके बाद फिर भी पैसे बच जाएं हाँ फिर गोल्ड में भी कर लेते हैं। क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ अमीर कबीर आदमी है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। Welcome back again. Although I'm not a chai fan, लेकिन फैसल are you a chai fan or you are a coffee fan? मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी ये तो घर में बात है। घर में किसी को बोलो किसी को चाय बनाए पीनी है तो घर में जवाब आता है अगर बन रही है तो पी लेंगे। ये फैसल ने वही वाला जवाब दिया। हालांकि दिल में होता है कि हाँ बना दो, हाँ, लेकिन एहसास भी नहीं लेना ना कि हाँ मेरे लिए चाय बन रही है। खैर, इससे याद आया कि देयर हैज बीन अ रीसेंट रिसर्च कि जब लोगों को चाय पीने की तलब ज़्यादा होती है, या तो तब वो मोमेंट होता है जब उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा होता है, या फिर चाय पीने से भी डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। ये अहम सवाल है। अभी चाय पी के डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन होता है तो बंदा चाय पीता है? क्यों ना हम किसी बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन बेसिकली। क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट से ये पूछ लें कि जिस चाय के लिए हम कहते हैं कि हमें रिफ्रेश कर देगी, जिस चाय के लिए हम कहते हैं कि हमने आज नींद पूरी नहीं की तो हम ज़रा सा या थोड़ा कैफीन हमें हेल्प कर देगी, ये एक्चुअली हेल्प करती है या ये हेल्प ख़राब करती है? डिप्रेशन हो रही है, चाय पी लो। गर्मी लग रही है, चाय पी लो। बहुत सर्दी लग रही है, चाय पी लो। नज़ला हो रहा है, चाय पी लो। थक गए हो, चाय पी लो। लेकिन अब ये नई रिसर्च आई है कि अगर चाय पियोगे तो डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये चाय से सारे बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ दिन पहले एक रिसर्च ये भी आई थी कि चाय में जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, तो ये कोई चाय का बड़ा दुश्मन है या नहीं है? हुमैरा उफ़ान हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात। उनसे जान लेते हैं कि ये जो सारी बातें की जा रही हैं कि चाय से डिप्रेशन होता है, ये होता है या नहीं होता है, या चाय के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? बहुत पुरानी एसोसिएशन है। आई वुड से इट्स नॉट रियली लाइक अ प्रोपेगेंडा, बट इट्स एन एसोसिएशन ऑफ सेंचुरीज ओल्ड टाइम एज वेल। यू सी, अब जाकर आई थिंक हर चीज़ के ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा होने लग गई है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आने लग गई है, एंड दैट इज़ वाई उसके ऊपर काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप ये देखो, जैसे आप लोगों ने भी बिल्कुल सही बोला कि थकन है तो चाय पी लो, नींद आ रही है तो चाय पी लो, खुशी है तो चाय पी लो, गम है तो चाय पी लो, तो हमारी एसोसिएशन ही उसके साथ इतनी पुरानी सेंचुरीज ओल्ड है कि उसको हम कोई भी फिर शक्ल दे सकते हैं, कोई भी एंगल दे सकते हैं। लेकिन यस, इस बात का डिनाइल नहीं है कि चाय के अंदर होती है कैफीन। कैफीन ऑब्वियसली आपको फिर कुछ लोगों को सूट करता भी है, कुछ को नहीं भी सूट करता। जिनको नहीं सूट करता अनफॉर्चुनेटली उनको फिर साइड इफेक्ट्स भी उसके होते हैं, बिकॉज इट गोज इनटू योर स्टमक, फिर आपके वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्सअप करते हैं, देन इट कैन गिव यू लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी एज वेल। बट जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा ही कोई मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल कोई आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आई थिंक दैट्स अ लिटिल फार फेच्ड। बट मोस्टली जो है हमारी एसोसिएशन जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सही। तो अच्छा, क्या अब इसकी रिवर्स बात कर लेते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा होता है या वो एंग्जाइटी में किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं तो वो चाय का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। क्या ऐसा है? समटाइम्स वही बात है ना कि जिस चीज़ से आपकी एसोसिएशन है जो आपको कंफर्ट देता है, दिस कुड बी चाय, दिस कुड बी चॉकलेट, दिस कुड बी फूड, दिस कुड बी कॉफी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इवन सिगरेट्स, इट कुड बी वेप, इट कुड बी एनीथिंग जिस चीज़ से आपकी एसोसिएशन और कनेक्शन बढ़ जाए, जो आपको कंफर्ट दे, आपको रिलैक्स करे। मेरे दिमाग के साथ क्या करती है कैफीन? बिल्कुल, कैफीन की जो रिलीज होते हैं उसके आपकी लाइक आई सेड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जाके जो कैफीन आपको अफेक्ट देता है, जो आपको कामनेस देता है, जो आपको रिलैक्सेशन देता है, दैट सूट्स यू डाउन, दैट कम्फर्ट्स यू। आप ये देखो कि खाली कैफीन हमारी काली चाय में नहीं होती, हमारी ग्रीन टीज़ के अंदर भी होती है। इसलिए काफ़ी टाइप की हर्बल ग्रीन टीज़ भी होती हैं, काफ़ी रिलैक्सेंस भी होते हैं, काफ़ी अब तो ऐसे ब्रांड करके लोग उसको लेकर आते हैं, एज स्लीप टी कर देते हैं, एज रिलैक्सेशन टी कर लेते हैं। तो उसके अंदर जितने ज़्यादा टी लीव्स होती हैं उसका जो इफेक्ट हमारे पेट के अंदर जाकर फिर हमारे थ्रू आर ब्लड, थ्रू आर गैस्ट्रिक जूसेस हमारे ब्रेन पे जाकर पहुंचता है, उसका इफेक्ट बेसिकली देखना होता है। बिकॉज हम तो कट शॉर्ट करके बोल देते ना कि थकन है या खुशी है या गम है तो चाय पिला दो। बेसिकली उसका इफेक्ट जो आपकी
फिजियोलॉजी के साथ जो हो रहा है वही आपकी फिर साइकोलॉजी के साथ भी उसके आता है। फॉर सम पीपल सुबह उठते साथ ही दे हैव टू हैव अ कप ऑफ टी, बिकॉज क्या होता है अगर अदरवाइज उनको हेडेक्स होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, मूडी होते हैं, उनकी आंख नहीं खुलती है। सो यू सी दैट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट विद योर फिजियोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी एज वेल। तो क्या ऐसा है कि जो चाय के एडिक्ट हो जाते हैं, लेट्स से स्लोली ग्रेजुअली, तो किसी को भी नहीं फर्क पड़ता होगा, 1 कप चाय पी ली, 2 कप चाय पी ली अ डे, क्या वो लोग जिनका दिन ही चाय पे पूरा होता है कि खाने से पहले चाय पीनी है, खाने के बाद भी चाय पीनी है, फिर कोई काम शुरू करने से पहले चाय पीनी है, और कुछ अचीव कर लिया तो भी चाय पीनी है, तो क्या उन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन वाली सूरत हाल बन सकती है कि पहले एंजाइटी हुई, फिर इंसोम्निया हुआ, फिर आगे जाकर कुछ ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई विल नॉट से कि 100% होगा, बट हो सकता है, बिकॉज एक तो आपकी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है। जब आप एक किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ कि आपका डे फंक्शन ना कर सके, तो आगे जाके फिर आपकी वो मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट्स से मीटिंग में बैठा है अगर उसको चाय नहीं मिल रही, या किसी और ऑफिस में गया है, उसका वो डे फंक्शन नहीं हो सकेगा या मीटिंग आगे नहीं हो सकेगी, बिकॉज उसकी वो फर्स्ट नीड जो है विच इज ऑफ हैविंग दैट कप ऑफ टी इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। उसका फोकस फिर काम पे वैसे नहीं रहेगा, तो उसका थ्रू आउट जो अटेंशन स्पैन है वो जाकर इसी चीज़ पे रहेगा कि मुझे चाय चाहिए, मुझसे फोकस नहीं हो रहा। और यही चीज़ फिर आगे जाके क्या होगा, आधे घंटे के बाद मीटिंग खराब हो जाएगी, मीटिंग खराब होगी, उससे वो एंगर इश्यूज आ सकते हैं, या फिर अगेन सैडनेस हो सकती है, या सिंपली गुस्सा भी आ सकता है अपने पे, क्या सिंस चाय नहीं मिली मुझे इस मीटिंग में, तो मेरी मीटिंग अच्छी नहीं गई, एंड बिकॉज मीटिंग अच्छी नहीं गई तो फिर मैं सोच नहीं सका। तो उमेरा, ये ज़्यादा हमने जो इसको, इट्स नॉट कि चाय हमें कुछ ठीक करती है या ख़राब करती है, इट्स मोर ऑफ दैट इन माई माइंड कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया चाय अपनी ज़िंदगी से, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि यही वो चीज़ है जो मुझे रिलैक्स भी करेगी, यही जो चीज़ है जो मेरा काम भी आगे बढ़ाएगी, यही मेरी आंखें खोलेगी, यही मुझे रिलैक्स भी करेगी और सुलाएगी भी। सो इतनी ज़्यादा डिफरेंट, लाइक आई सेड अर्लियर, एसोसिएशंस हो जाती है ना आपके माइंड की, लाइक वी वेरी नाइसली लाइक साथ जैसे कि जब चाय बन रही होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ बना लो, हम पी लेंगे, अगर बनी रही है तो बना लो। तो एसोसिएशन ये कि अगर कोई और बना रहा है तो हम शायद पी लेंगे, बिकॉज इट्स मोर रिलैक्सिंग, इट्स मोर फन, तो लेकिन खुद अपने लिए नहीं बनानी। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आई शेयर समथिंग विद यू कि सिंस आपका गट हेल्थ और आपका नर्वस सिस्टम ये कितना एक साथ चलता है, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आया है कि लॉन्गर रन में चाय पीते रहना आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और जो चीज़ आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है शायद आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज यू सी एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। अगर आप उठते साथ ही सुबह 2 से 3 कप आप कैफीन के ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपकी गट के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आपका पेट खाली है और आप हार्डकोर कैफीन ले रहे हो, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो इवन ग्रीन टी है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल बी बैड। तो वो गट पे आपके अगेन गैस्ट्रिक यूसेस के साथ रिफ्लेक्ट करके वो आपके ब्रेन में जाकर फिर जिस तरीके से रिएक्ट करेगा आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर भी और आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी फर्क करेगा। इसीलिए कहते हैं कि म्याना रवि या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग इज वेरी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, एंजॉय योर टी एज वेल। सो नासिर काज़मी ने लिखा था और नुसरत फ़तेह ने उसको जो गाया था कि गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, लोगों ने उसको सीरियस ले लिया और लोगों ने उसको चाय के लिए कर लिया। भाई चाय पीजिए लेकिन उतनी ही जितनी आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।